ब्रिटिशर्स तो शायद सपने में भी नहीं सोच पाते कि भाई साहब एक छोटा सा इलीगल काम इनको एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन से बाहर फेंक सकता है। हम बात कर रहे हैं आज इंडियन ओशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन के बारे में, जिसका नाम है चागोस आर्चिपेलागो और उसका एक छोटा सा आइलैंड जिसका नाम है डियागो गार्सिया। और इसी को आप यहाँ पर देख सकते हो। वैसे तो थोड़ा सा ऊपर से आते हैं ताकि आप लोग अच्छे समझ पाओ। ये हमारा प्यारा बढ़ता हुआ भारत और ये है हमारा लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के थोड़ा नीचे आप जो ये वाला रीजन देख रहे हो ये बेसिकली आपका मालदीव्स है। और मालदीव्स से भी थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, मतलब कि चागोस आर्चिपेलागो का वो हिस्सा जहाँ पर 58 छोटे छोटे एटॉल्स और आइलैंड्स मिलके एक लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनाते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसका नाम है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, जिसको हम लोग डिएगो गार्सिया का नाम भी देते हैं। ये डिएगो गार्सिया ना शुरुआत से ऐसा नहीं था। यहाँ पर वैसे तो देखो और भी आइलैंड्स हैं, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। इनके नाम है जैसे सोलोमन आइलैंड है, नेल्सन्स आइलैंड है, थ्री ब्रदर्स आइलैंड है, ईगल आइलैंड है, डेंजर आइलैंड है, बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा जो है ना वो यही है। एक्चुअल में अगर आप इसको देखोगे तो ये ना एक पैर के शेप का है, पैर के शेप का। और यहाँ पर इसीलिए इसको फुटप्रिंट ऑफ फ्रीडम भी बुलाया करते हैं हम लोग। और ये इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजिक क्यों है, जरा ध्यान से देखना। ये इतना सेंटर लोकेटेड है, इतना सेंट्रली लोकेटेड है इंडियन ओशन में कि अगर आपको गल्फ कंट्रीज को एक्सेस करना है तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। अगर आपको अफ्रीकन नेशंस को एक्सेस करना है तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। अगर आपको साउथ चाइना सी के किसी भी हरकतों को पकड़ना है आप बहुत आसानी से वहां तक पहुंच सकते हो। मतलब कि एक ऐसा स्ट्रैटेजिक लोकेशन कि अगर यहाँ पर मिलिट्री बेस बना दिया जाए तो फिर इंडियन ओशन में पूरे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और इसीलिए यूके और यूएस ने फिलहाल अभी इस ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी में अपना मिलिट्री बेस भी बनाया हुआ है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में दिखा पाऊं, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा रीजन है, एक्चुअल में शुरुआत में इसकी कहानी ऐसी नहीं थी। हम लोग हमेशा देखते हैं कि ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी ब्रिटिशर्स की देन नहीं है। एक्चुअल में कहानी की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी से, 16th सेंचुरी से, जब पोर्टुगीज ऐसे ही इंडियन ओशन में ट्रैवल किया करते थे और उनको हाथ लगता है ये एक नायाब आइलैंड जो कि उस टाइम पर अनऑक्युपाइड था, या फिर हम यूं बोल सकते अनइनहैबिटेटेड था। उसके बाद एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि हमारा जो बेसिक ये डियागो गार्सिया या फिर जिसको हम लोग चागोस आर्चिपेलागो का नाम दे रहे हैं, ये एक्चुअल में मॉरिशियस का एक एक्सटेंडेड टेरिटरी था। अभी मॉरिशियस कहाँ पर है, थोड़ा सा और नीचे आइए, यहां पर आप देखेंगे आपको मॉरिशियस भी दिख जाएगा, छोटा सा ये आइलैंड। मॉरिशियस के एक्सटेंडेड आइलैंड्स में ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, मतलब कि चागोस आर्चिपेलागो के साथ साथ एक और जो इंपॉर्टेंट जगह थी वो थी सेशल्स। सेशल्स भी इसी के साथ आती थी। और इसीलिए जब 16th सेंचुरी के बाद में हम 18वीं शताब्दी तक आते हैं तो फ्रांस मॉरिशियस का पूरा पोजीशन अपने अंडर में लेता है। और मॉरिशियस को अपने अंडर में लेने का मतलब क्या है, इसकी डिपेंडेंसीज जो भी टेरिटरीज हैं जैसे कि चागोस आर्चिपेलागो और सेशल्स, वो भी उनके अंदर आ जाएगी। और यहां पर उन्होंने क्या स्टार्ट किया बताए, कोकोनट प्लांटेशन। और इसके लिए अफ्रीका से कई सारे यहां पर स्लेव्स लाए जाते थे। और ये स्लेव्स बेसिकली इन चागोस आर्चिपेलागो में और बाकी जगहों पर ये क्या करते थे, ये कोकोनट प्लांटेशन करते थे। लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते ब्रिटिशर्स, यहां पर आप देख सकते हैं ब्रिटिशर्स भाई साहब, यहां से पूरा ओशन ट्रैवल करते हुए ब्रिटिशर्स आते हैं और 19th सेंचुरी में अपना हक जमाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब 1814 को, 1814 को ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंदर ये इस डियागो गार्सिया के साथ साथ बाकी सभी आइलैंड्स, सेशल्स, इन सब को ऑफिशियली अपनी कॉलोनी घोषित कर देते हैं। 1903 तक ऐसे ही चल रहा था। 1903 में सेशल्स को थोड़ा अलग कर दिया गया। सेशल्स को बोला गया कि भैया अब तुम मॉरिशियस के आसपास भी नहीं रहोगे, मॉरिशियस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, टाटा बाय बाय, और तुम अब डिफरेंट तरीके से हमारी कॉलोनी बन के रहोगे। लेकिन फिर समय आता है कोल्ड वॉर का, और कोल्ड वॉर के टाइम पर यूके के साथ हमें देखने को मिलता है यूएस। और यूएस ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करता है जिसके अंदर
हम लोग ये देखते हैं कि 1965 में ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बनाई जाती है। और इसका मेजर पर्पस क्या था? मेजर पर्पस वही कि हम इस टेरिटरी का इस्तेमाल करके डिफेंस और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हम लोग बहुत सारी फैसिलिटीज ग्रो करेंगे, और जो इस टाइम पर इंडियन ओशन के अंदर में जिस हिसाब से सोवियत यूनियन का बोलबाला मिल रहा है उसको हम लोग काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब इन सबके साथ साथ बात तो सही चल रही थी, लेकिन आप समझो ना, इंडियन ओशन में हमेशा से ये बात की गई है कि हम लोग इंडियन ओशन को नॉन मिलिटराइज करेंगे और इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं मानी गई। 1968 तक आते आते एक काम अच्छा ये किया गया कि उस टाइम पर मॉरिशियस को यहाँ पर देखो, ये मॉरिशियस को और साथ में सेशल्स को, साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं सेशल्स, कहाँ गया भाई सेशल्स, ये रहा सेशल्स और मॉरिशियस, इन दोनों को इंडिपेंडेंस दे दी गई। लेकिन एक कीमत पर बोला गया मॉरिशियस को कि भैया एक चीज तुम्हें देनी पड़ेगी तभी तुम्हें आज़ादी मिल सकती है, और वो है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ये हमारे पास रहेगा। और इसी तरीके से ना इन्होंने क्या किया, इधर बीच 5-7 सालों में 1967 से लेकर 1973 तक यहाँ पर जितने भी चागोजियंस रहते थे, जिनको हम लोग इलोइस भी बोला करते हैं, उनको 2 ऑप्शंस दिए गए कि या तो तुम चले जाओ सीधे मॉरिशियस या तो तुम चले जाओ सेशल्स, तुम्हारे ऊपर है तुम कहाँ जाना चाहते हो। ज़्यादातर लोगों ने मॉरिशियस ही चुना था और वहाँ से सबको खदेड़ दिया गया। लेकिन यही थी इनकी एक बहुत बड़ी गलती। 1980s और 1990s तक यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गई कि इनके बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस यहाँ से होने लगे, जैसे कि 1990 और 1991 में जो पर्शियन गल्फ वॉर हुआ था, पर्शियन गल्फ वॉर जो हुआ था उसके पीछे भी यहीं से एयर ऑपरेशंस देखा गया था। साथ में 2001 में यूएस लेड स्ट्राइक थी अफगानिस्तान के अंदर में, यहाँ पर देखो, यहाँ के लिए भी इसी जगह का इस्तेमाल किया गया था। और इनफैक्ट इराक वॉर के शुरुआती दौर में 2003 में यहाँ पर की सिचुएशन के लिए भी इस जगह का इस्तेमाल किया गया। तो इसका ना संज्ञान मिलता है ब्रिटिश हाई कोर्ट को 2000 में, और वो बोलते हैं कि भाई साहब ये जो इलोइस माइग्रेशन किया तुमने, खदेड़ दिया ना यहाँ पर। इलोइस वैसे कौन थे पता है आपको? अरे वही डिसेंडेंट जो स्लेव्स थे जो अफ्रीका से इस लोकेशन पर लाए गए थे, वही तो बस रहे थे यहाँ पर। उनको जब इधर उधर भेजा गया, उनको वापस लौटने की बात भी नहीं की गई, इनफैक्ट झूठे प्रॉमिस किए गए। तो सन 2000 में ब्रिटिश हाई कोर्ट ने बोला कि भाई साहब इलोइस माइग्रेशन जो है ना वो इलीगल है, ये नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई। मॉरिशियस का इस टाइम पर बहुत ज़्यादा साथ दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। इंडियन गवर्नमेंट ने उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाने तक की सलाह दी, और इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने आईसीजे अपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब अब आप एडवाइजरी ओपिनियन दीजिए इसमें। और इनका एडवाइजरी ओपिनियन आता है फरवरी 2019 में। इन्होंने अपनी रूलिंग में ये सुनाया कि ब्रिटिशर्स ने ये बात बहुत ही गलत की है और अब डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलोइस का माइग्रेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इलीगल तरीके से किया गया था, और यहाँ पर से पूरी कहानी पलट जाती है। और धीरे धीरे हम आज इस दौर में पहुँच चुके हैं जबकि ये डिसीजन लिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डिसीजन के अंदर में मॉरिशियस वापस अपने चागोस आर्चिपेलगो को पूरी सोवेरेनिटी के साथ उसको अपनाएगा। यहाँ पर जितने भी इलोइस थे उन सभी को घर वापसी कराई जाएगी। बस एक शर्त यहाँ पर दी गई है कि अगले 99 ईयर्स तक यूनाइटेड स्टेट्स अपने ऑपरेशंस डियागो गार्सिया से चलाएगा। जैसा मैंने बताया कि आपको चागोस आर्चिपेलगो में अप्रॉक्सीमेटली 58 आइलैंड्स थे, तो बाकी आइलैंड्स में जो भी वहाँ के निवासी थे वो लौट सकते हैं। बस यहाँ पर डियागो गार्सिया में उनको लौटना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ये अगर आपको लग रहा है ना कि ब्रिटिशर्स ने ये काम अब किया है, चलो बहुत अच्छी बात है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिटिशर्स की ऐसे ही ओवरसीज एक्सटेंडेड टेरिटरी बहुत सारी जगहों पर है। ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी तो एक है, आप ऐसे कई सारे और भी ब्रिटिश आइलैंड्स को देख सकते हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है। तो अब जिस हिसाब से इंडियन ओशन को हमें साइलेंट जोन बनाना है, इंडियन ओशन को ऐसे ही डीमिलिटराइज करना है, और इसमें इंडिया हमेशा अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसी तरीके से ये सिर्फ
मॉरिशियस के लिए ही नहीं बल्कि इंडियन ओशन से रिलेटेड हर एक कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है, जिसके अंतर्गत उनको ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी को वापस मॉरिशस को सौंपना पड़ा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।